जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के ऐतिहासिक लड़ाइयों के बारे में। जितने भी महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ भारत और हालांकि विदेशी आक्रांताओं के बीच लड़ी गई थी या भारत के अंदर भी बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, उन लड़ाइयों का यहाँ से हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। तो इसके अलावा हम लोग एक और टॉपिक कवर करने वाले हैं, यानी कि अंग्रेजी शासन काल के दौरान अंग्रेजों के द्वारा कुछ अधिनियम लाए गए। उस अधिनियम के चलते भारत में कुछ परिवर्तन देखने को मिला था, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं तराइन का प्रथम युद्ध से। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। हालांकि तराइन के दो युद्ध लड़े गए थे, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तो तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में लड़े गए थे, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया था। लेकिन तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है और मोहम्मद गोरी विजयी हो जाता है। तो मोहम्मद गोरी के विजयी होने के पीछे क्या रीजन था? तो जो जयचंद, भारत का ही एक शासक हुआ करता था जयचंद, उसने मोहम्मद गोरी का साथ दिया था तराइन के द्वितीय युद्ध, जिसके चलते पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी। उसके बाद उसी जयचंद पे आक्रमण कर देता है मोहम्मद गोरी 1194 ईस्वी में, ठीक है, जिसे चंदावर के युद्ध के नाम से जाना जाता था। तो चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच लड़ा गया था। ओके, ये तीनों युद्ध मोहम्मद गोरी के द्वारा भारत में लड़ा गया, ठीक है। अब बात करते हैं पानीपत की प्रथम लड़ाई। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 1526 ईस्वी में। हालांकि जब देखिएगा मुगल शासक बाबर जब भारत आया था तो चार महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी थी। उसमें से पहला लड़ाई जो था वो था पानीपत का प्रथम लड़ाई। पानीपत की प्रथम लड़ाई, उसके बाद खानवा का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हो गया था और इब्राहिम लोधी हार गया था। बाबर के द्वारा ही खानवा का युद्ध लड़ा गया था। लगातार बाबर के द्वारा चार युद्ध जो लड़े गए थे वो 1526, 1527, 1528 और 1529 ईस्वी में लड़े गए थे। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई, उसके बाद वो कोई युद्ध नहीं लड़ेगा हालांकि। तो खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर विजयी हो गया था। यानी कि बाबर ने जो चार युद्ध लड़े थे उन चारों युद्धों में विजयी हुआ था। ओके, अब बाबर के द्वारा लड़ा गया तीसरा युद्ध देखें, चंदेरी का युद्ध, ठीक है, जो 1528 ईस्वी में लड़ा गया था बाबर और मेदिनी राय के बीच। बाबर और मेदिनी राय के बीच लड़ा गया था, ये भी बाबर ने ही जीता था। तो फिर बात करते हैं घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध भी बाबर के द्वारा लड़े गए थे 1529 ईस्वी में, जिसमें बाबर विजयी हो जाता है और अफगान शासक जो थे वो हार जाते हैं। तो टोटल चार युद्ध बाबर ने लड़ा था। कौन कौन? तो पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। ओके, तो ये चार युद्ध आप लोग को याद रखना है। उसके लिए एक ट्रिक है, और ट्रिक क्या है? तो पानी पिया, खाना खाया, चल दिया घर, ठीक है। इस ट्रिक से आप चाहें तो याद कर सकते हैं। क्या ट्रिक है? तो पानी पिया, खाना खाया, चल दिया घर। ओके, चल दिया घर, थोड़ा चल दिया घर। इससे बाबर द्वारा लड़े गए चार युद्ध याद हो जाएंगे। जैसे जैसे क्या होता है? तो पानीपत, पानी पीने का मतलब पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। पानीपत, पानीपत का प्रथम युद्ध। खाना खाने से क्या हो गया? तो खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध। और चल दिया का मतलब चंदेरी का युद्ध। और घर का मतलब घाघरा का युद्ध। ये चार युद्ध बाबर के द्वारा लगातार 4 सालों में लड़े गए थे। पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1526 ईस्वी में। खानवा का युद्ध 1527 में। और चंदेरी का युद्ध 1528 में। और घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में, ठीक है। ये चारों युद्ध किसके द्वारा लड़े गए थे? तो बाबर के द्वारा। और चारों में बाबर ही विजयी हुआ था। ओके,
उसके जो एंटी पार्टी थी वो हार गई थी। तो घाघरा का युद्ध तक हो गया। अब बात करेंगे बाबर के बाद मुगल साम्राज्य का जो नया शासक होता है वो होता है हुमायूं। हुमायूं के द्वारा भी कुछ युद्ध लड़े गए थे, ठीक है। 1533 ईस्वी में देवरा का युद्ध हुआ था, ठीक है। उसके बाद 1539 में बिलग्राम का, ठीक है, 1539 में कन्नौज या बिलग्राम कहिए उसका युद्ध हुआ था, और 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था, ठीक है। और उसके बाद 1555 में एक और लड़ा गया था हुमायूं के द्वारा युद्ध, जिसका नाम था सरहिंद का युद्ध। ओके, तो 4 युद्ध लड़े गए थे हुमायूं के द्वारा, लेकिन यहाँ पे 2 ही महत्वपूर्ण युद्ध अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो 2 ही का हम लोग चर्चा करेंगे। वो 2 युद्ध कौन हो जाते हैं जो हुमायूं के द्वारा लड़ा गया था? एक चौसा का युद्ध और एक कन्नौज का युद्ध। कन्नौज को ही बिलग्राम युद्ध के नाम से जानते हैं, बिलग्राम युद्ध, कन्नौज या बिलग्राम युद्ध। ओके, तो चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेर शाह और हुमायूं के बीच लड़ा गया था, जिसमें शेर शाह ही विजयी हुआ था। ओके, और कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में लड़ा गया था, जो शेर शाह और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें शेर शाह ही विजयी हुआ था। यानी दोनों युद्ध में शेर शाह ही विजयी हुआ था। ओके, एक युद्ध 1539 में और दूसरा 1540 में लगातार लड़े गए थे। अब बात करते हैं पानीपत की दूसरी लड़ाई। अब हम लोग अकबर के द्वारा लड़े गए युद्ध के बारे में देखेंगे। पानीपत की द्वितीय लड़ाई 1556 ईस्वी में हेमू और अकबर के बीच हुआ था। हेमू और अकबर के बीच हुआ था, जिसमें अकबर विजयी हो गया और हेमू हार गया। ओके, उस समय अकबर मात्र और मात्र 14 साल का था। अब बात करते हैं तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध एक महत्वपूर्ण युद्ध हो जाता है। इसे राक्षसी तंगड़ी के नाम से भी जानते हैं, राक्षसी तंगड़ी, राक्षसी तंगड़ी युद्ध के नाम से भी जाने जाते हैं। हालांकि देखिएगा, ये जो तालीकोटा का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में विजयनगर का पतन हो गया। वही विजयनगर जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों के द्वारा किया गया था। तो अंततः तालीकोटा का युद्ध 1665 ईस्वी में होता है, 1565 ईस्वी में होता है, ठीक है, जिसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर ले, तालीकोटा का युद्ध के बारे में। तो तालीकोटा का युद्ध जो लड़ा गया था वो कब लड़ा गया था? 1565 ईस्वी में, 1565 ईस्वी में। अब एक तरफ तो अकेला विजयनगर था, एक तरफ अकेला विजयनगर था, ठीक है, और दूसरा तरफ 4 सल्तनत मिलके लड़ रहे थे, 4 सल्तनत, ठीक है। एक था बीजापुर, एक बीदर था, एक गोलकुंडा था, और एक था अहमदनगर। ये 4 सल्तनत के शासक एक तरफ थे और एक तरफ विजयनगर था, ठीक है, एक तरफ विजयनगर। ये एक तो चारों मिल के विजयनगर को हरा देते हैं और अंततः विजयनगर का पतन हो जाता है। हालांकि बाद में एक और यहाँ पे शासक शामिल हो गया था, ठीक है, बीदर, हालांकि क्या बोलते हैं उसको, बरार, बरार का भी शासक इस युद्ध में शामिल हो गया था। लेकिन महत्वपूर्ण 4 ही लोग हैं, ठीक है, 4 ही लोग का नाम लेता है अक्सर। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि एक तरफ विजयनगर था, विजयनगर, और दूसरी तरफ 4 सल्तनत के शासक लड़ रहे थे, जिसके चलते विजयनगर का पतन हो जाता है। तो तालीकोटा का युद्ध महत्वपूर्ण हो जाता है। तालीकोटा का युद्ध को एक और 2 और नाम से जानते हैं। एक तो बन्नीहट्टी, 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 बन्नीहट्टी का युद्ध के नाम से भी इसको जानते हैं, और एक राक्षसी तंगड़ी, राक्षसी तंगड़ी, राक्षसी तंगड़ी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है तालीकोटा के युद्ध को। इसका 3 नाम हो जाता है, बन्नीहट्टी युद्ध या राक्षसी तंगड़ी युद्ध या तालीकोटा का युद्ध। तीनों नामों से जाना जाता है, जो 1565 ईस्वी में लड़ा गया था। ओके,
चलिए तो हम लोग चलते हैं। तालिकोटा का युद्ध जो हुआ था 1565 ईस्वी में हुआ था, जिसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। अब बात करते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध जो किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 1576 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें महाराणा प्रताप का हार हो गया था। महाराणा प्रताप हार गए थे और अकबर विजयी हो गया था। ये युद्ध महत्वपूर्ण हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है आपके एग्जाम में। उसके बाद बात करते हैं कोलाचेल की लड़ाई। कोलाचेल की लड़ाई महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है, तो ये 1741 ईस्वी में लड़ा गया था। किनके किनके बीच, तो उस समय त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा हुआ करते थे, उनके बीच और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी को अकेले हरा दिए थे ये मार्तंड वर्मा, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है, जो 1741 ईस्वी में लड़ा गया था। उसके बाद बात करते हैं प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 1757 ईस्वी में हुआ था। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें अंग्रेजों की विजय हो जाती है। ओके, इसी के बाद से तो 1757 के प्लासी के युद्ध और 1764 के बक्सर के युद्ध अंग्रेजों के द्वारा जीत लिए जाने के बाद भारत में धीरे 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 अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित होना शुरू हो जाता है। ओके, तो प्लासी का युद्ध हो गया। अब हम लोग आगे देख लेते हैं वांडीवास का लड़ाई। वांडीवास की लड़ाई ये महत्वपूर्ण है, इसलिए कि ये वांडीवास की लड़ाई जो 1760 ईस्वी में लड़ा गया था फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच। फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों तो यूरोपीय विदेशी आक्रांता थे, भारत में अपनी अपनी कंपनियां स्थापित किए हुए थे, यहाँ से व्यापार करते थे और भारत पे शासन करते थे। लेकिन दोनों के बीच दुश्मनी थी, आपसी दुश्मनी, हालांकि वहीं से थी, यूरोप से ही दोनों देशों के बीच दुश्मनी थी, जो दुश्मनी यहाँ भी निभा रहे थे ये दोनों। तो जो आप कर्नाटक के युद्ध के बारे में सुने होंगे, कर्नाटक का 3 युद्ध हुआ था। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, कर्नाटक का तृतीय युद्ध। ओके, तो ये तीसरा युद्ध जो कर्नाटक का हुआ था, कर्नाटक का तृतीय युद्ध, जिसमें एक तरह से फ्रांसीसियों की बुरी तरह से हार हो जाती है, उसी का हिस्सा होता है वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध, ओके, इसमें फ्रांसीसियों की पराजय होती है और धीरे धीरे यहाँ से फ्रांसीसियों का पतन शुरू हो जाता है और अंग्रेजों का वर्चस्व भारत में स्थापित होना शुरू हो जाता है। ओके, तो ये वांडीवास का युद्ध जो था, आप लोग को याद रखना है कि ये कर्नाटक का तृतीय युद्ध था, उसी का हिस्सा था। अब बात करते हैं पानीपत की तीसरी लड़ाई की। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें मराठों का हार हो जाता है। मराठों की हार हो गई थी। 3 पानीपत लड़ाई लड़े गए थे। पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। पानीपत की द्वितीय लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें अकबर की विजयी हुई थी। और पानीपत की तीसरी लड़ाई जो 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी हो गया था और मराठा हार गए थे। ओके, अब बात करते हैं बक्सर का युद्ध जो 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। 1764 ईस्वी में अंग्रेजों ने मीर कासिम को हरा दिया था। हालांकि मीर कासिम अकेला नहीं लड़ रहा था अंग्रेजों से। अगर इसके बारे में बात करें तो बक्सर का युद्ध बक्सर के युद्ध की बात करें तो एक तरफ तो अंग्रेज थे और दूसरी तरफ देखिएगा, ये बंगाल का नवाब, बंगाल का शासक जो था वो मीर कासिम बंगाल से था। फिर इसके साथ अवध का नवाब थे। अवध का नवाब सुजाउद्दौला था। सुजाउद्दौला लड़ रहा था। और साथ ही में
जो मुगल सम्राट हुआ करता था, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, ये तीनों लड़ रहे थे अंग्रेजों से। हालांकि उस समय भारत में सबसे एक तरह से प्रसिद्ध, एक तरह से मजबूत जो साम्राज्य थे यही हुआ करते थे। ये तीनों मिलके लड़ रहे थे अंग्रेजों से, ठीक है। उसके बावजूद भी अंग्रेज इनको हरा देते हैं। जब अंग्रेज इनको हरा देते हैं तब से अंग्रेजों को लगने लगता है कि भैया अब तो हम ताकतवर हो गए हैं, अब हम भारत में अपना वर्चस्व स्थापित कर सकते हैं। तभी से तो इनका बल और एक तरह से बलवान हो गया, और तभी से अंग्रेजों के द्वारा भारत पे अपना वर्चस्व स्थापित एक तरह से होना शुरू हो गया था। इसी के बाद से तो 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, और इलाहाबाद की संधि में तो अंग्रेजों को बहुत सा फायदे होते हैं। ओके, तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच लड़ा गया था, और उनका साथ दे रहे थे शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। अब बात करते हैं पानीपत की तीसरी लड़ाई हो गया, बक्सर का युद्ध हो गया। अब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब लड़ा गया था भारत का? तो 1857 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में, जिसमें अंग्रेजों से लड़ रहे थे भारत के अलग अलग शहरों से अलग अलग राजा महाराजा और नवाब सब लड़ रहे थे, ठीक है। तो इसके बारे में तो एक अलग टॉपिक ही है जो ऑलरेडी हम लोग कवर कर लिए हैं। इसके बाद से बात करें तो भारत चीन युद्ध 1962 ईस्वी में हुआ था, जिसमें भारत की हार हो गई थी और चीन विजयी हो गया था। उसके बाद भारत पाक युद्ध हो गया था 1965 में, जिसमें भारत विजयी हो गया था और पाकिस्तान हारा था। उसके बाद द्वितीय भारत पाक युद्ध हो गया 1971 ईस्वी में। फिर से कारगिल युद्ध 1999 ईस्वी में हुआ, और वर्तमान में भी हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध का माहौल बना हुआ है, ठीक है, कुछ दिन पहले से तो बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो भारत और भारत में लड़े गए महत्वपूर्ण युद्ध थे वो हमने कवर किया। ओके, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, अक्सर ये पूछे जाते हैं कि कौन से युद्ध कब लड़े गए थे। तो आप लोगों को आई होप अच्छे से समझ में आया होगा कि कौन से युद्ध कब लड़े गए और किनके बीच लड़ा गया और कौन विजयी हुआ, ये तो अच्छे से पता हो गया होगा। अब लोग हम बात करेंगे सामाजिक सुधार अधिनियम। ये अंग्रेजों के द्वारा अपने शासनकाल के दौरान भारत में कुछ सामाजिक सुधार आंदोलन, हालांकि अधिनियम लाए गए थे, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करें तो शिशु वध प्रतिबंध, यानी कि जो शिशु हत्या की बात की जाती है, ठीक है, शिशु हत्या, उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक अधिनियम आया था। ये कब आया था? तो ये 2 बार में आया था। एक तो सर जॉन शोर के द्वारा 1798 ईस्वी में लाया गया था, और एक वेलेजली के द्वारा 1805 ईस्वी में लाया गया था ये अधिनियम। ओके, इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था? तो इस अधिनियम के द्वारा शिशु वध पे प्रतिबंध लगा दिया गया कि शिशु हत्या नहीं किया जा सकता। ओके, तो ये एक तरह से सामाजिक सुधार अधिनियम था, ये सारे के सारे। उसके बाद बात करें सती प्रथा प्रतिबंध, सती प्रथा का अंत कहें या प्रतिबंध कहें, तो ये भी एक अधिनियम के द्वारा किया गया था, जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा लाया गया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। और उस समय भारत के जो राजा राम मोहन राय हुआ करते थे भारत में, जो एक भारत पुनर्जागरण के एक तरह से कहें नेता, तो वो राजा राम मोहन राय वो भी साथ दिए थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक को सती प्रथा के अंत करने में। ओके, तो सती प्रथा प्रतिबंध अधिनियम का किसके द्वारा लाया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा 1829 ईस्वी में। उसके बाद बात करते हैं दास प्रथा पर प्रतिबंध। दास प्रथा आप सुने होंगे, दासों को पहले मतलब खरीदा और बेचा जाता था, मतलब गुलाम पहले खरीदे और बेचे जाते थे। लोग हजारों की संख्या में गुलाम रखते थे, जो बड़े बड़े नवाब हुआ करते थे ये रखते थे। तो एक अधिनियम के द्वारा, यही अधिनियम दास प्रथा पर अधिनियम के द्वारा उन पे प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी दासों को खरीदना और बेचना एक तरह से उस पर रोक लग गई, जो एलनबरो के द्वारा किया गया था। एलनबरो कब किया गया था? तो 1843 ईस्वी में। ये वही एलनबरो है, ये वही एलनबरो है
जिसने रविवार की छुट्टी एक तरह से अनिवार्य कर दिया। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो पहले क्या होता था कि सरकारी ऑफिस हो या कोई भी कार्यालय हो, मतलब 7 दिन काम होते थे ऑफिस में, तो इसने घोषणा कर दी कि नहीं, सप्ताह में 1 दिन छुट्टी होना चाहिए। वो छुट्टी किस दिन? तो रविवार को। तो रविवार की छुट्टी इसी के शासनकाल से चली आ रही है, 1843 ईस्वी से ही। तो और दास प्रथा पर प्रतिबंध भी एलनबरो ने लगा दिया था 1843 ईस्वी में। हालांकि यह अधिनियम 1833 वाला ही था, 1833 में ही वो अधिनियम आ गया था। कौन सा? तो दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का। लेकिन अंततः वो लगा कब? तो 1843 ईस्वी में। उसके बाद बात करते हैं हिंदू विधवा पुनर्विवाह। हिंदू विधवा पुनर्विवाह ये लॉर्ड कैनिंग के द्वारा अधिनियम लाया गया था, और भारत में जो हिंदू धर्म में जो विधवाएं हुआ करती थी उनको पुनः शादी करने का अधिकार दिया गया। ओके, ईश्वर चंद विद्यासागर का नाम सुने होंगे आपने, जिन्होंने इसमें अहम भूमिका निभाई थी। हिंदू विधवा पुनर्विवाह को भारत में लागू करने के लिए उन्होंने एक तरह से अपनी अहम भूमिका निभाई थी। उन्हीं के देख रेख में पहला हिंदू विधवा पुनर्विवाह के अंतर्गत पहला विधवा की शादी हुई थी। ओके, यह अधिनियम कब आया था? तो 1856 ईस्वी में आया था। अब बात करें नेटिव मैरिज एक्ट। नेटिव मैरिज एक्ट क्या था? तो नेटिव मैरिज एक्ट के तहत अंतरजातीय विवाह कर सकते थे, यानी आप दूसरे जाति में भी विवाह कर सकते थे इस अधिनियम के द्वारा। पहले क्या होता था कि पहले लोग दूसरे जाति में नहीं विवाह कर सकते थे, लेकिन जब से ये अधिनियम आया और ये भारत में लागू हुआ, तब से लोग दूसरे कास्ट में भी शादी कर सकते थे। ओके, तो ये कब आया था? ये आया था 1872 ईस्वी में। उस समय भारत का गवर्नर जनरल था नॉर्थ ब्रूक, तो उसी के द्वारा लाया गया था, नॉर्थ ब्रूक के द्वारा। अब बात करते हैं एज ऑफ कंसेंट एक्ट। एज ऑफ कंसेंट एक्ट जब आया ये अधिनियम, तो इसके तहत क्या हुआ? तो बालिकाओं की जो शादी की उम्र थी न्यूनतम, वो 12 साल निर्धारित की गई। मतलब 12 साल से कम उम्र की बालिका जो है, बच्ची है, उसकी शादी आप नहीं कर सकते। अभी तो 18 साल है, 18 साल से कम उम्र की बच्ची की शादी अभी नहीं किया जा सकता है, कानूनन अपराध है। लेकिन उस समय जो न्यूनतम आयु है वो 12 वर्ष निर्धारित की गई थी इस अधिनियम के द्वारा, एज ऑफ कंसेंट एक्ट। ओके, जो लैंस डाउन के द्वारा लाया गया था, वही उस समय गवर्नर जनरल हुआ करता था, लैंस डाउन। ये कब हुआ था? तो 1891 ईस्वी में। तो याद रखिएगा, एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब लाया गया था? तो 1891 ईस्वी में लैंस डाउन के द्वारा। अब बात करते हैं शारदा एक्ट। शारदा एक्ट के तहत क्या हुआ था? तो जो महिलाओं की, मतलब बालिकाओं की शादी की उम्र 12 साल निर्धारित की गई थी एज ऑफ कंसेंट एक्ट के द्वारा, उसके स्थान पे अब क्या हो गया? तो बालिकाओं की शादी की उम्र न्यूनतम 14 वर्ष कर दी गई। न्यूनतम 14 वर्ष। 14 वर्ष से कम उम्र के बालिकाओं की शादी करना अपराध था। ओके, तो शारदा एक्ट के तहत ही बालिकाओं की न्यूनतम शादी की उम्र निर्धारित की गई थी, जो 14 साल था। ये इरविन के समय में आया था, लॉर्ड इरविन। ओके, 1930 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में ये अधिनियम आया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम थे जो अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था और भारत में एक तरह से सामाजिक सुधार आंदोलन के तौर पे देखा गया था। इसके तहत बहुत सारे समाज में सुधार देखने को मिला था, और बहुत सारे समाज में जो कुरीतियां थी उसको समाप्त भी किया गया था इस अधिनियम के द्वारा। ये आज का 2 टॉपिक हमारा समाप्त होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शुरू करने वाले हैं विश्व इतिहास। हालांकि हमारा जो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास का जो टॉपिक था वो अब समाप्त होता है, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग का जो आएगा इतिहास का वो होगा